आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी तलाशने के बाद जब मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली तो उस चीज़ की खुशी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उन दिनों मेरे घर की आर्थिक हालत कुछ खास ठीक नहीं चल रही थी और घर की सारी जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर होने के कारण वो भी काफ़ी टेंशन में रहते थे। मैं काफ़ी दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था, मगर अब जाकर मेरी नौकरी लगी, वो भी मेरे गांव से 500 किलोमीटर दूर शहर में, जिस पर मैंने तय किया कि अब मैं वहीं रहकर नौकरी करूंगा और साल भर बाद अपने गांव परिवार वालों से मिलने आऊंगा। सारी बात तय करने के बाद मैंने जब अपने घर वालों को मेरे जाने की बात बताई तो सभी लोग मेरे जाने से नाखुश जरूर थे, मगर सभी जानते थे कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है, जिस कारण किसी ने भी मुझे जाने से मना नहीं किया। लिहाजा मैंने फटाफट से अपने निकलने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी ट्रेन कल सुबह 10 बजे की थी। सारी तैयारी कर लेने के बाद हम सभी ने एक साथ बैठकर रात का खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चलता बना। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं निकलने की तैयारी में लग गया, जिसके बाद ठीक 9:30 बजे मैं अपने घर से निकलकर नज़दीकी स्टेशन गया, जहां प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं फटाफट से ट्रेन में चढ़ा और गर्मी का मौसम होने के कारण एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया। यहाँ से वो शहर लगभग 500 किलोमीटर दूर था, तो मैं करीबन 7 बजे शाम तक उस स्टेशन पर उतर जाऊंगा। हालांकि मेरा एक दोस्त पहले से ही अपने परिवार के साथ उस शहर में रहता है, जिससे मेरे लिए एक रूम का बंदोबस्त कर रखा है, तो मुझे वहां जाकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मेरे ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली, जिसके साथ साथ मैं भी काफ़ी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, मगर मेरा स्टेशन आने से पहले आधे मुसाफिर उतर चुके थे। खैर, ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रेन से उतरा, तो ट्रेन से उतरते ही मैंने देखा कि मेरा दोस्त गौतम स्टेशन पर खड़ा है। तो काफ़ी दिनों के बाद गौतम को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। गौतम भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुआ कि तभी गौतम ने कहा, राहुल चल यार, तेरा कमरा दिखा देता हूँ। तू लंबा सफ़र तय करके आया ना, तो तू बहुत थक गया होगा। अब तो तू आ गया है तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। जिसके बाद हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले और उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे, जिसे गौतम ने मेरे लिए देख रखा था। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों एक घर के करीब पहुंचे, जिस घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तो उस घर को देखते ही मैं समझ गया कि मैं इसी घर में रहने वाला हूँ। बाहर से वो घर थोड़ा अजीब दिख रहा था, मानो काफ़ी सालों से कोई इस घर पर रहता ही ना हो। और तो और घर की सभी दीवार काले पड़ चुके थे। खैर, मुझे इससे क्या, मैं तो यहाँ रहकर कुछ दिन नौकरी ही करने वाला हूँ, और कुछ दिनों के बाद जब मैं एक अच्छे से पोस्ट पर सेटल हो जाऊँगा तो मैं ट्रांसफ़र करवा कर अपने गांव के करीब वाले ऑफिस में चला जाऊँगा। खैर, तभी गौतम ने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और मुझसे कहा, अंदर आ, आज सुबह से ही इस घर को साफ करवा कर रखा है। जिसके बाद मैं अपना सामान लेकर उस घर के अंदर दाखिल हुआ। तो उस घर के अंदर दाखिल होते ही ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं और गौतम, हम दोनों दोस्त बैठकर आपस में काफ़ी सारे बातें की। जिसके बाद गौतम ने कहा, राहुल अब तो आराम कर, मैं कल सुबह आऊँगा। इतना बोलकर गौतम अपने घर की तरफ चलता बना। उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो पता नहीं कहाँ से
बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो बिल्ली की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैंने पहली बार किसी बिल्ली को इस तरह से रोते हुए सुना था। खैर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया, मगर मुझे कहाँ पता था कि ये बिल्ली रोकर मुझे घर से बाहर जाने की चेतावनी दे रही है। काफ़ी थक जाने के कारण मैं रात को कुछ काम ना करके सीधे बिस्तर पर सोने चला गया। तब वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का, जिस कारण बाहर का माहौल भी सुनसान हो गया था। मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आया था, तो बिस्तर पर लेटते ही नींद के कारण मेरी पलकें भारी होने लगीं और देखते ही देखते नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैं पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। आंख खुलते ही सबसे पहले मेरी निगाहें पंखे की ओर गई तो मैंने देखा कि पंखा बंद है। पहले पहले तो मैंने सोचा कि शायद बिजली चली गई होगी। फिर जब मैंने अपनी निगाहें इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगे हल्की टिमटिमाती लाल बत्ती पर घुमाई तो मैंने देखा कि वो लाल बत्ती तो जल रही है। इसका मतलब कि बिजली है। तो फिर पंखा आखिरकार बंद हुआ तो हुआ कैसे? जिसके बाद मैं अपने बिस्तर पर से उठा और इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया तो मेरी नज़र एकदम से मेरे कमरे में रखी रॉकिंग चेयर पर गई, जो अपने आप ही हिल रही थी। उस रॉकिंग चेयर को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर ये चेयर हिल तो हिल कैसे रही है। कमरे की तो सारी खिड़कियां भी बंद है, तो हवा भी कमरे के अंदर कहीं से आ नहीं सकती, तो रॉकिंग चेयर हिल कैसे रही है। खैर मैंने अपनी ज़मीन पर पड़े बैग को उठाकर उस रॉकिंग चेयर के ऊपर रख दिया ताकि वो रॉकिंग चेयर हिले नहीं। जिसके बाद मैं सीधे इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास पहुंचा। मैं तो पहले से ही हैरान था, मगर इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास पहुंचकर मैं चौंक गया क्योंकि फ़ैन का स्विच ऑफ था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? सोने से पहले तो फ़ैन चल रहा था, तो स्विच ऑफ किसने की? इस कमरे में तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं। मैंने दोबारा से स्विच ऑन किया और वापस से बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ देर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद दोबारा से नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब दोबारा से उसी तरह अचानक मेरी आँख खुली तो वापस मैं पसीने से भीगा हुआ था और उसी तरह फ़ैन भी ऑफ थी। मगर इस बार जब मेरी निगाहें उस रॉकिंग चेयर पर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस रॉकिंग चेयर पर रखा मेरा बैग अब ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो रॉकिंग चेयर वापस से हिल रहा था। मगर अब वो रॉकिंग चेयर खाली नहीं था, बल्कि उस पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उस बूढ़ी औरत के दोनों आंखें भी गायब थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरे घर का दरवाज़ा गौतम पीट रहा था। मैंने उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोला और गौतम को पूरी बात बताई, जिसके बाद मैंने उस घर को छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि उस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, लेकिन एक रात आग लग जाने के कारण उस बूढ़ी औरत की उसी घर में जलकर मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।